गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका हम सबके कोचिंग पे। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 क्लास 9 मैथ में चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। सॉरी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम था। ठीक है, अभी उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। अच्छा, ज्यामिति का क्या मतलब है, हम पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, ज्यामिति है क्या आखिर। ये आप मान लीजिए कि दुनिया की समस्त चीजें जो है ना, जिनको आकार दिया गया है, एक आकृति दी गई है, वो सिर्फ ज्यामिति के प्रयोग से ही बनाई गई है। ठीक है, पहले ध्यान सुनिए, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो है ना, इस अध्याय का नाम, अध्याय 5 का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। देखो, शब्द जो ज्यामिति है, ठीक ना, ज्यामिति को हम इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। ठीक ना, जियोमेट्री कहते हैं। जो ज्यामिति शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्दों, जियोमेट्री जो है ना, वो रियल में यूनानी भाषा के शब्द जियो और मिट्रीन से, ठीक ना, जियो और मिट्रीन से मिलकर बना, यानी जियो और मिट्रीन से मिलकर के क्या बना है, जियोमेट्री बना है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। जियो का क्या अर्थ है, ये जियो नहीं है जो सिम चल रही है जियो की, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी या भूमि। ठीक है, और मिट्रीन का अर्थ क्या होता है, मापना। कुल मिला के पृथ्वी को मापने के लिए, ठीक है, यानी जब पृथ्वी का शुरुआत में मापन किया गया था, उसी समय क्या हुआ था, ज्यामिति यानी जियोमेट्री का क्या हुआ था, उद्गम हुआ था। ठीक है, उद्भव हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे इनके बारे में, पहले थेल्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, यूक्लिड के बारे में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, पहले हम बात कर लेते हैं थेल्स के बारे में। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पहले हम थेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, थेल्स, देखो, एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है। इसका क्या मतलब है, यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है। तो कहाँ के थेल्स, कहाँ के गणितज्ञ थे, यूनान देश के। ठीक है, क्या श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की थी। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति किसने प्रदान किया था, थेल्स ने। कहाँ के थे थेल्स, यूनान के थे। ठीक है, यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को क्या करता है, समविभाजित, यानी बराबर दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, थेल्स के बारे में, तो देखिए, थेल्स का कहना क्या था, देखिए, थेल्स की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करते हैं ना, क्या था, एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की थी। ठीक है, यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास क्या होता है, देखो, वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त को क्या करता है, समान दो भाग में विभाजित करता है। ये वृत्त का क्या हुआ, व्यास, वृत्त को कितने पार्ट में तोड़ रहा है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ये किसने नहीं बताया था, ये बताया था किसने, थेल्स ने। ठीक है, अब देखिए, थेल्स के क्या था, थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था, पाइथागोरस। ठीक है, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, पाइथागोरस, और उसके साथियों ने अनेक ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति सिद्धांतों को अत्यधिक क्या किया था, विकसित किया था। ठीक ना, उसका विकास करने में इन्हीं का सबका योगदान था। ठीक है, यह प्रक्रिया 300 ईस्वी वर्ष तक क्या थी, जारी थी। यह प्रक्रिया कितने वर्ष तक जारी रही है, 300 ईस्वी वर्ष तक जारी रही है। ठीक, इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी सूत्रों को क्या कर लिया था, एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। इसका ये मतलब है, अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए,
क्या था कि थेल्स ने क्या बताया था, थेल्स ने सबसे पहली क्या किया था, ज्ञात उत्पत्ति के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त को क्या करता है, दो बराबर भाग में तोड़ देता है। उसी टाइम पे थेल्स के एक क्या यानी जो थेल्स का एक सुप्रसिद्ध शिष्य था जिसका नाम क्या था, पाइथागोरस, जो हम पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ते हैं ना कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। उन्होंने क्या किया था, पाइथागोरस और उनके और जो साथी थे उन्होंने क्या किया था, ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांत का अत्यधिक क्या किया था, विकास किया था। ठीक है, यह प्रक्रिया 300 ईस्वी वर्ष तक जारी रही है। इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक, मतलब मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया एक कोई स्थान है, ठीक ना, जगह है, अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने क्या किया था, उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। मतलब उस टाइम पे जितने भी गणित के सूत्र वगैरह थे, जितने भी गणित के कॉन्सेप्ट थे, उनको उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट किया और उन्होंने एक पुस्तक जिन्हें अपने एक ग्रंथ में, एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में क्या कर लिया था, उसे व्यवस्थित किया था। मतलब उस टाइम के जितने भी गणित के फॉर्मूले रहे होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट रहे होंगे कि हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज को हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, वो समस्त सूत्रों को क्या कर लिए थे, वो एक अपने ग्रंथ एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में क्या किया था, उन्होंने संग्रहित करके रख लिया। ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्याय में विभाजित कर दिया। जो एलिमेंट्स ग्रंथ उन्होंने बनाया था उसको कितने अध्याय में विभाजित कर दिया, 13 अध्याय में विभाजित कर दिया। ठीक है, फिर जिनमें से प्रत्येक अध्याय को क्या नाम दिया गया था, पुस्तिका माना। मतलब एक अध्याय को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, पुस्तिका नाम दे दिया था। इन पुस्तिकाओं में समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है, मतलब वहां उस पुस्तिका में ज्यामिति की समस्त जितनी भी आकार आकृति थी, हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ठीक है, क्या क्या रूप रंग आकार दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, समस्त चीजें उसमें क्या था, उन्होंने डाल के रखा था। ठीक है, प्रत्येक पुस्तिका पे। ठीक, तो इसमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि थेल्स कहाँ के थे। अगर हम बात करते हैं तो थेल्स यूनान के थे, लेकिन यूक्लिड कहाँ के थे, मिस्र के थे। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक, मतलब अलेक्जेंड्रिया के गणित के शिक्षक थे। और थेल्स के शिष्य का नाम था पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस के गुरु का क्या नाम था, थेल्स नाम था। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, दिमाग में रख के रखेंगे। ठीक है, अब इसके पश्चात आगे के कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए, यूक्लिड ने परिभाषाएं कुछ दिया था, ठीक ना, यानी यूक्लिड की परिभाषाएं हैं, ठीक है, उनके अवग्रहीत हैं और उनकी क्या है, अवधारणाएं हैं। ठीक है, जो कि आपसे बिल्कुल कंफर्म यानी कंठस्थ हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब यूक्लिड ने क्या कहा था, देखिए, ठोस के बिंदु, देखो, ठोस से बिंदुओं तक के 3 चरणों में विचार करना है। ठोस से बिंदु तक, कोई ठोस है और ठोस से बिंदु तक में हम कितने चरणों में विचार कर रहे हैं, 3 चरणों में विचार करना है। प्रत्येक चरण में हम एक विस्तार, जिसे हम विमा भी कहते हैं, से वंचित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक ठोस, ध्यान से रख सुनना है, एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक घनाभ बना देते हैं, तो ठोस वस्तु जैसे है, घनाभ बनाए या घन बनाए, तो एक ठोस वस्तु की 3 विमाएं होती हैं। एक विमा मतलब ये लंबाई, एक विमा ये चौड़ाई, और एक विमा उसकी क्या, ऊंचाई। तो एक ठोस की कितनी विमाएं होती हैं, 3 विमाएं होती हैं। एक पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं। पृष्ठ मतलब जैसे एक आपके पास पेज है तो इसकी कितनी विमाएं हुई, 2। एक क्या है, चौड़ाई, और एक क्या है, लंबाई। ध्यान रखना है, एक रेखा की एक विमा होती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई रेखा बना दिए तो इसमें एक ही विमा दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ लंबाई। तो एक रेखा की एक विमा होती है और एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती। मतलब अगर देखें, जैसे हम यहाँ पे ये बिंदु रख दिए, क्या इसमें कोई विमा है, नहीं है। ठीक है, तो एक विमा की क्या होती है, मतलब एक बिंदु की विमाएं क्या होती हैं, शून्य होती हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, यूक्लिड ने इन कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये जो कथन बताए थे वो इन्हीं कथनों को किसने, परिभाषा, डिफिनेशंस के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने रहस्यों यानी रहस्यमय जो घटना थी, ठीक ना, यानी बोला जाए रहस्यमय घटना का जो प्रारंभ था, यानी जो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया था। ठीक है, एलिमेंट्स की पुस्तक 1 में, एलिमेंट्स की पुस्तक 1 में, पहली पुस्तिका में, ठीक ना, 23 परिभाषाएं देकर, ठीक ना, ये 23 परिभाषा उसमें दिए थे। कितनी परिभाषाएं दिए थे, जो 13 अध्याय था ना, तो प्रत्येक की एक एक पुस्तिका नाम दिया गया था। तो पहली पुस्तिका यानी पहले पुस्तक में उन्होंने क्या किया था, 23 परिभाषा उन्होंने दिया था। ठीक है, इनमें से कुछ परिभाषाएं नीचे दी जा रही, कुछ ही परिभाषाएं दी जा रही हैं। अब उनका उन्होंने यहाँ 23 दिया था, लेकिन यहाँ पे तो 7 ही दिए गए हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे आपके कोर्स में केवल 7 प्रेजेंट किए गए हैं। क्या बताया था उन्होंने, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक ना, एक बिंदु ऐसा होता है, बिंदु वो होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है,
एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, एक रेखा में क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। देखिए मतलब उनका कहना यह था कि ये जो रेखा हम खींच रहे हैं ये क्या चौड़ाई रहित, इसमें क्या होती है, लंबाई होती है। नेक्स्ट केस क्या बताया था उन्होंने कि एक रेखा के सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। अगर हम बात करते हैं एक रेखा के जो सिरे, जैसे ये रेखा है, इसके जो सिरे हैं ये क्या कहलाते हैं, ये क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। फिर एक सीधी रेखा है, वह रेखा होती है, देखो एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। कहने का ये मतलब, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये रेखा है, ठीक है, ये क्या हुई रेखा, तो रेखा पर यहाँ पे बिंदुएं जो होंगी ना, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर रेखा बनी होती है, तो इसी पे क्या होती है, रेखा सपाट रूप में क्या होती है, स्थित होती है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, एक पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो जैसे ये पृष्ठ है तो इसमें केवल क्या है, लंबाई और क्या है, चौड़ाई होती है। तो जैसे आपका पेज हो गया ना, तो पेज क्या है, पृष्ठ है, उसमें केवल क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया गया, पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। देखिए जैसे पृष्ठ है तो ये रेखा है, ये रेखा है, ये किनारों पर क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। जैसे कोई भी पृष्ठ ले लो तो ये क्या है, पृष्ठ के किनारों पर क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। ठीक, फिर एक समतल, 7वां नंबर, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं सीधी रेखाओं के साथ क्या होता है, सपाट रूप में स्थित होता है। तो हम मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, समतल है, ठीक है, ये हमने ये माना कि भैया ये हमारा क्या है, समतल है। तो ये जो समतल है इनमें रेखाएं क्या होती है, सपाट रूप में क्या होती हैं, स्थित होती हैं। किसी भी समतल में जो रेखाएं होती हैं वो सपाट रूप में स्थित होती हैं, और जो एक रेखा होती है उनमें बिंदु जो होते हैं ना, देखो एक सीधी रेखा वह रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ क्या होती है, सपाट रूप में स्थित होती है। मतलब रेखा पर बिंदु भी सपाट रूप में होते हैं या बिंदुओं पर रेखा सपाट रूप में होती है। और समतल में जो रेखाएं होती है वो भी क्या होती है, सपाट रूप में ही स्थित होती है। जो समतल होते हैं, देखो एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर रेखाओं के साथ क्या होता है, सपाट रूप में स्थित होता है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब कॉन्सेप्ट आपसे बनना चाहिए, आप लिख के कई बार पढ़ेंगे, ठीक ना, तभी बनेगा, नहीं तो इससे पहले बनेगा नहीं। ध्यान रखेंगे, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक ना, या फिर मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक, बाकी सारी चीजें आप अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं यूक्लिड के अपग्रहित, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यूक्लिड के अपग्रहित के बारे में तो ध्यान से सुनिए। अब यूक्लिड का क्या कहना था, ठीक, अपग्रहित के क्या, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, मतलब वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास क्या है, ए है, बी है और सी है। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। फिर मैंने कह दिया कि बी जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर। तो इसका मतलब वे वस्तुएं जो, देखो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के क्या हों, बराबर हों, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं, ऐसे आप समझिए, ठीक है, कि वे वस्तुएं, मतलब जैसे मान लो एक बी नामक वस्तु है जो ए के बराबर है और एक सी नामक वस्तु है जो ए के बराबर है, ठीक है। मतलब ए एक वस्तु है, ठीक है, जो किसके बराबर है, बी के बराबर है। और एक वस्तु मान लेते हैं बी जो है वो ए के बराबर है, सी जो है वो ए के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी सी आपस में तीनों क्या हुए, बराबर हुए। इसका ये मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी, इसी को हम कहते हैं, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है। अब मान लो एक वस्तु में और नाम ले लेता हूं, क्या, डी, कि जो हम, अब मैंने कहा कि डी ए के बराबर है, बी ए के बराबर है, सी ए के बराबर है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वे आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट था, यानी एक वस्तु, यानी वे वस्तुएं, ये सब वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक ही वस्तु की क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, कोई चीज बराबर है, ठीक है, मान लो मैं कह दिया कि ए क्या है, बी के बराबर है, ठीक है। अब मान लेते हैं, ऐसा समझिए ना कि हम ये कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं, इसके पास क्या है, इसके पास भी 10 रुपए है और इसके पास भी 10 रुपए है, ठीक है, दोनों के पास दो बराबर हैं ये, ठीक है। अब बराबरों में बराबर जोड़ दें, बराबर बराबर कोई चीज जोड़ देते हैं, मान लो हम 10-10 फिर से जोड़ दिए, इन दोनों को दे दिए, तो इन दोनों के पास कितना हो गया। तो यदि बराबरों में बराबर चीज जोड़ देंगे तो आपस में वो बराबर हुए कि नहीं हुए, सेकंड केस हो गया, ठीक है। यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है, तो पास जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर। ये दोनों पूर्ण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे।
यदि बराबरों में बराबर घटाया जाए तो शेष फल जो बचेगा वो भी क्या होता है, बराबर। ये देखो ये दोनों 20-20 है, ठीक ना, 5-5 दोनों में हमने क्या किया, घटा दिया, तो कितना कितना बचा, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं होगी, ठीक ना। तो यदि बराबरों में हम बराबर घटा देते हैं तो शेष फल क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, ठीक है। एक वस्तुएं एक दूसरे के संपाती हो, यदि उनका कहना क्या था अपग्रहित में, देखो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती का मतलब क्या है, देखो संपाती का सबसे सीधा सा केस, जैसे एक चीज क्या है, जैसे मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु को हूबहू कोई चीज क्या कर ले, आके ढक ले, ठीक ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है। जैसे आपके पेज, ठीक ना, रफ के जो पन्ने होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो वे वस्तुएं जो एक दूसरे की क्या होती हैं, संपाती होती हैं, ठीक है। संपाती का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने ये हमारा एक ये हाथ है और एक दूसरा हाथ है, और ये हाथ इसके ऊपर लाके रख दिया, तो एक दूसरे को क्या कर लिया, पूर्णतः एक दूसरे को ढक लिया ना, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, संपाती। तो जो वस्तुएं संपाती होती हैं वो वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, क्योंकि तभी तो एक दूसरे को ढक पा रहे हैं, नहीं तो ढकेंगे कैसे, ठीक है। अगर हमारा ये हाथ, ये वाला देखो, ये वाला पंजा, ये वाले पंजे को मान लो, ये वाला पंजा हम लाके इसके ऊपर लाके रख रहे हैं, ढक दिया, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से ढक दिया ना, ठीक है, सॉरी एक जैसे ढक के रख दिया, कोई गैपिंग तो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु संपाती है तो इसका मतलब वो दोनों वस्तु आपस में क्या होंगी, बराबर। तो मेरा ये वाला पंजा इस वाले पंजे के संपाती हुआ है, इसका मतलब ये मेरे दोनों पंजे क्या है, बराबर हुए, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, या यूक्लिड का कहना था, ठीक ना, यूक्लिड कहाँ के थे, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के थे, ठीक ना, गणित के शिक्षक थे, ठीक ना। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण, ठीक ना। जैसे मान लो मैं पूरा खड़ा हूं यहाँ पे, तो पूर्ण कहलाया ना मैं। अब ये मेरा हाथ एक भाग है, ठीक है, तो ये भाग जो है, तो पूर्ण क्या है, पूर्ण अपने भाग से क्या होगा, बड़ा ही तो होगा। अब ये हाथ एक छोटा सा भाग है और पूर्ण ये मैं पूरा खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये पूर्ण भाग जो पूर्ण होता है वो क्या होता है, अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। अब मान लो मेरा एक भाग, मान लिया कि ये कान मेरा एक भाग है और इतना बड़ा मैं खुद खड़ा हूं, तो पूर्ण जो होगा वो अपने भाग से, छोटे भाग से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्ण हमेशा क्या होता है, अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु है अपने पास ए, या फिर आप ऐसे समझिए कि क्या बताया गया, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक वस्तु है ए, ठीक है, और इसका भी दुगना कर दिए, इसका दुगना कर दिए, और इसका मतलब एक वस्तु का दुगना, ये दोनों दुगने, तो दुगने आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक ही वस्तु के दुगने हमेशा क्या होते हैं, बराबर। वस्तु एक ही है, उसका दोनों का दुगना करेंगे तो दुगने हमेशा बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए, एक वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर। अब मान लो तुम्हारे पास एक ब्रेड है और इसको तुम बीच से तोड़ दोगे तो आधे आधे जो टुकड़े होंगे, तो एक ही वस्तु था तो आधा हमेशा बराबर हुआ कि नहीं हुआ, दो टुकड़े निकलेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। तो एक ही वस्तु के आधे जो होते हैं ना, आधी चीजें वो परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक ना, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से रट के रखना है ताकि सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर रहे, ठीक है ना, मतलब भूलना नहीं है। ये सब पेपर में पूछे जा सकते हैं ना, कहीं पे भी खाली स्थान, ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, सही जोड़ी कहीं ना कहीं पूछ लेगा, वो किसी रूप में बना लेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अवधारणाओं की बात करते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड की अवधारणा क्या थी, पहले परिभाषा, फिर अपग्रहित, अब अवधारणा। पहली अवधारणा उनकी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। चलिए एक एक अवधारणाओं को अपन देखते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। याद तो करना पड़ेगा, है, ध्यान रखना। देखिए पहली अवधारणा ये कहती है, ठीक है, फर्स्ट अवधारणा ये कहती है कि किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से, आप कह सकते हो एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। ये पहली अवधारणा है, याद होना चाहिए, नंबरिंग सही है। जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। अब हमने क्या किया, हमने उठाया स्केल, ठीक है, ये हमने उठा लिया स्केल, ठीक। चलो इसे हम रोटेट कर लेते हैं, और ये अभी हमारे पास क्या है, स्केल है, और इस केस में हम थोड़ी सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए एक बिंदु ये था, ठीक, और एक बिंदु ये है, ये दोनों बिंदु हैं। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि ये यहां से एक रेखा खींच दिया, ठीक, और अब मैं इसको साइड करता हूं, तो एक बिंदु से दूसरे, एक देखो, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी सरल रेखा ही तो खींच पा रहे हैं ना। तो पहला अवधारणा यही है, एक बिंदु से
एक अन्य बिंदु तक एक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है। पहली अवधारणा याद हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। सेकंड केस अगर हम बात करते हैं, देखिए एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए एक शांत रेखा आपके पास है। अच्छा, शांत रेखा क्या है ये भी आप जान लीजिए। शांत रेखा बेटे पता है किसको कहते हैं? शांत रेखा कहा जा रहा है, ठीक है, आजकल जिसको हम रेखाखंड कहते हैं वही क्या है? शांत रेखा। तो शांत रेखा को हम क्या कर सकते हैं? अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे इसको आगे खींच सकते हैं, ऐसे इसको आगे खींच सकते हैं। ये दूसरी अवधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक अशांत रेखा को हम एक शांत रेखा को हम क्या कर सकते हैं? अनियमित रूप से, ठीक है, किस रूप से? अनियमित रूप से हम क्या कर सकते हैं, या अनिश्चित रूप से आगे की ओर हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो देखो पहले ये शांत था, ये भी अभी शांत ही है, अब इसको हम आगे की ओर क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, अवधारणा 2 है। अब देखो दूसरे नंबर के बाद तीसरा अवधारणा ये कहता है कि किसी को केंद्र मान लो, ठीक है, किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर। जैसे मान लो तीसरी का कौन सी? ये पहला है, ये दूसरा है, अब तीसरा देखो, किसी को केंद्र मान लो, ये हमने केंद्र मान लिया, ठीक है, और इतने से थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी से और इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब देखिए तीसरी अवधारणा ये कह रही है कि किसी को केंद्र मान लो, मैंने इसको केंद्र मान लिया और इतने से मैंने किसी को त्रिज्या मान लिया। केंद्र, अब देखो दिमाग लगाओ, किसी को केंद्र और किसी को त्रिज्या मान के वृत्त बनाया जा सकता है। तो जब यहाँ तुम राउंडर का यानी अपने प्रकार का नोक रखोगे, यहाँ पेंसिल रखोगे और ऐसे गोल गोल घुमा दो तो बन जाएगा कि ना बनेगा? बन जाएगा ना। तो किसी को भी केंद्र और किसी को भी त्रिज्या मान करके वृत्त बनाया जा सकता है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट है कि सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी कॉन्सेप्ट यानी सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि सभी के 90-90 कोण बनते हैं, ठीक। तो अभी 4 तुम्हारे पास। पांचवी अवधारणा फिर अभी हम डिस्कशन करते हैं। पांचवी अवधारणा क्या कहती है? पहली अवधारणा क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है। दूसरा नियम क्या है, यानी दूसरी अवधारणा क्या है? एक शांत जो रेखा है उसको अनिश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एक यानी किसी को बिंदु यानी किसी को केंद्र और किसी को त्रिज्या मान करके एक वृत्त बनाया जा सकता है। और चौथी अवधारणा क्या कहलाती है? कि सभी समकोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवी अवधारणा ये कहती है, बुक के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। पांचवी अवधारणा ये कह रही है, ये चौथे नंबर का था, ये तीसरे नंबर का था आपका, ठीक है। ये कौन सा है? तीसरा। चौथे नंबर में तो सभी समकोण, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये समकोण हो गया, ये और यहाँ पे भी क्या हुआ? समकोण। तो बेटा बिल्कुल सही तो है, सभी समकोण बराबर होते हैं एक दूसरे के। देखो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब ये भी 90, ये भी 90। साइज में मत जाओ ना, सभी समकोण मतलब 90-90-90 सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। अब देखो ये चौथे नंबर का था। पांचवें नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है, पांचवी अवधारणा ये बताई गई थी कि जब दो रेखाओं पर, जैसे दो रेखाएं हैं, जब दो रेखाओं पर एक कोई रेखा गिरती है, ठीक है, या दो रेखाओं को एक कोई सीधी सरल रेखा मतलब एक कोई सरल रेखा काट देती है, काटती है, तो सरल रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों का योग यदि 180 डिग्री से कम है, ठीक है, तो वो रेखाएं, दोनों रेखाएं जहां पे कोण बन रहा है ना, तो वो दोनों रेखाएं आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देंगी, काट देंगी। समझ गए? और अगर बिल्कुल 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, जोड़ने पर अंतः कोण का योग 180 डिग्री का है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है? समांतर होंगी। वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, उनमें कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। उभयनिष्ठ का मतलब देखो ये है उभयनिष्ठ बिंदु। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है ना, तो जहां पे काटती है वही कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो पांचवी अवधारणा क्या कहती है? पांचवी अवधारणा ये कहती है कि जब दो रेखाओं पर एक कोई सरल रेखा गिरती है और एक ही और अंतः कोणों का योग यदि दो समकोण से कम होता है, दो समकोण मतलब 180 डिग्री, क्योंकि एक समकोण 90, एक समकोण 90, तो अगर 180 डिग्री से कम होता है तो इस केस में क्या हो जाता है? वो रेखाएं आगे की ओर कहीं ना कहीं पे जाके क्या करेंगे? एक दूसरे को काट देंगी, क्योंकि 180 डिग्री से क्या हो गया? मान कम हो गया। और यदि 180 डिग्री ही है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है, वो समांतर चलने लगेंगी। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? यही है तुम्हारे पास क्या? पांचवी अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं। अब कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। देखिए स्टार पॉइंट है ये आपके लिए, याद होना चाहिए कुछ चीजें, ठीक। ये और ये देखो यूक्लिड जो थे, ठीक ना, किन किन पर बात किए थे? ठीक,
यूक्लिड ने बिंदु रेखा तल को परिभाषित किया था। यूक्लिड किसको परिभाषित किए थे? बिंदु को, रेखा को और तल को। किसी बिंदु को परिभाषित किया था उन्होंने, रेखा को किया था और तल को किया था। बिंदु में बताया था कि कोई भाग नहीं होता, रेखा में बताया कि चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ठीक है, और ये भी चौड़ाई रहित लंबाई होती है। और उसी में उन्होंने ये भी तो बताया था, ठीक है, कि रेखा जो होती है बिंदुओं में सपाट स्थित होती है, ठीक है, रेखा पर बिंदु सपाट स्थित होते हैं। और तल में क्या बताया था उन्होंने कि जो तल स्थित होता है वो क्या होता है? रेखाओं पर सपाट रूप से स्थित होता है। तल में भी रेखाएं सपाट रूप में होती हैं, ठीक है। तो तीन चीजों को, बिंदु को, रेखा को और तल को परिभाषित किया, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया। जो ये परिभाषाएं दिए थे, इन परिभाषाओं को क्या नहीं किया गया? बाकी जो गणितज्ञ थे वो यूक्लिड की दी गई तीनों परिभाषाओं को, यानी कि रेखा, तल और बिंदु के बारे में जो परिभाषा दिए थे, इनको बाकी गणितज्ञ स्वीकार नहीं किए। इसलिए ज्यामिति में उन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि ये चीजें क्या है? परिभाषित नहीं है, ठीक ना। मतलब बिंदु की डिफिनेशन, रेखा की डिफिनेशन और तल की डिफिनेशन को परिभाषित नहीं माना जाता है। कहां नहीं माना जाता है? यानी कहां पे? ज्यामिति में, ठीक ना, परिभाषित नहीं माना जाता है। अवग्रहित और अवधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं, मतलब ये कल्पना है, इमेजिनेशन है, समझ रहे हो? इमेजिनेशन है, कुल मिला के हमने सोच लिया, ठीक है ना, कल्पना कर लिया, ठीक है। अवग्रहित और अवधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं, ठीक ना। ये क्या है? सर्वव्यापी मतलब हमेशा सभी के लिए क्या है? सत्य है। अवग्रहित और अवधारणाएं हमेशा सर्वव्यापी क्या होती हैं? सत्य होती हैं, ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये कल्पनाएं हैं, ठीक ना, सिर्फ मेमोराइजेशन है, यानी मेमोराइज किया गया है, सोच लिया गया है, इमेजिनेशन, ठीक ना, कि ऐसा होता है, ठीक है। देखो, अवग्रहित और अवधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं, ठीक है। इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है, मतलब कि अवधारणा को और अवग्रहित को सिद्ध नहीं किया जाता है, ये पहले से ही सर्वव्यापी रूप में क्या है? सत्य मानी जाती हैं, ठीक है। प्रमेय क्या होते हैं? तो देखो, प्रमेय वे कथन है जिन्हें परिभाषाओं, अवग्रहितों, पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनिक तर्कण द्वारा क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रमेय, यानी जो चैप्टर आपका 5 है, तो इसमें एक प्रमेय दिया गया है, दो भिन्न रेखाओं में से, ठीक ना। देखो, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखो, जैसे एक अलग रेखा है, बात समझना, जैसे एक ये रेखा है, बात समझते जाइएगा, और एक ये रेखा है, अलग अलग रेखाएं है ना। अब ये रेखाएं एक दूसरे को जब तुम आगे बढ़ाओगे, सपोज, ठीक है, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने क्या किया कि इस रेखा को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे तो काटेंगी, इसके अतिरिक्त तो काट नहीं सकती। तो दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु कभी हो ही नहीं सकते, मतलब यहीं पे वो काट रही तो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा ना। अब ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, क्या एक दूसरे को कभी और काट सकते हैं क्या? दोनों रेखाएं कभी नहीं काट सकती। तो ये पहला प्रमेय ध्यान रखना है कि दो भिन्न रेखाएं, यानी दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु हो ही नहीं सकते हैं। चाहे तुम कोई सी भी रेखा ले लो बेटा, देखो अगर मान लो हम ये रेखा लिए, ठीक है, और एक ये रेखा लिए, अगर ये हम कहीं काट भी रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ही उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, इसके अतिरिक्त नहीं मिल सकता, ठीक। तो दो भिन्न रेखाएं जो होती है ना, उनमें एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकते, मतलब एक से अधिक काटने वाली रेखा हो ही नहीं सकती, मतलब कहीं पे काट ही नहीं सकती है फिर वो, क्योंकि ये अब कंटिन्यू इधर बढ़ जाएगी और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फैल जाएगी, और इधर ये वाली बढ़ेगी तो इधर भी क्या हो जाएंगे? सब फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नेक्स्ट हम सीधे सीधे एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। ये पेपर में चित्र बना के आता है सिद्ध करवाने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे हल करना है। देखो, हम करेंगे हल। एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, ठीक। अभी आवश्यकता पड़ेगी ना, ध्यान से देखना इधर पहले, ठीक है। यदि यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है, एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित हैं? 3। डायग्राम भी बना रखा है, आप देख सकते हैं कि बता दिया, देखिए 5.7 ये चित्र दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित हैं? 3 बिंदु स्थित हैं। कंडीशंस क्या है? ध्यान से सुनना है। बिंदु बी जो है वो ए और सी के कहाँ स्थित है? बीच में स्थित है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि इतना हमारे पास आना चाहिए, यानी आपके पास दिया क्या है, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं दिया क्या है, तो यहां पे ध्यान से देखिए क्या दिया है। एक रेखा पर
तीन बिंदु ए बी व सी स्थित है। कितने बिंदु है? तीन। क्या दिक्कत है? और ए व सी के बीच बिंदु बी स्थित है। ठीक, ए और बी, सी के बीच में क्या स्थित है? बी। कंडीशन बताया ना, बी जो है ना वो बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो जब बीच में स्थित है तो इसका क्या मतलब है आप देखें। ठीक है, यहां पे ये चीज दिया गया है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है ये भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? आपको आंसर लाना है ए बी धन बी सी बराबर क्या लाना है? ए सी। यही तुमको आंसर लेके आना है। ठीक है, अब यहां पे आप करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे? उपपत्ति। जब आप उपपत्ति कर रहे हैं ना, इस केस में आपको क्या करना है? एक डायग्राम बना के आप फाइनल करेंगे। ये जो बनाया गया है, ठीक, ये क्या है? एक बिंदु नाम दिए ए और एक बिंदु का नाम हम क्या दिए? सी, और इसके बीच में मिड पॉइंट में क्या स्थित है? बी। ये कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, हालांकि ये वाले डायग्राम पे आपको भले नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ऐसा बनाएंगे कि उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहां तुम्हारे पास क्या है? ये तो हमको पता है कि बी बीच में स्थित है, तो यहां तुम्हारे पास क्या हुआ? ए से जो बी है वो किसके बराबर हो गया? बी से सी के बराबर। मतलब ए बी और बी सी आपस में क्या बराबर है? क्योंकि बीच में स्थित है, ए सी के बीच में स्थित है बी, तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी ए से बी और बी से सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसको हम नाम दे दिए क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमको लाना क्या है? बीसी, यानी ए बी तो आ गया, बीसी लाना है, तो आप अपने से दिमाग लगाइए और दोनों पक्षों में क्या करेंगे आप? दोनों पक्षों में बीसी आप क्या करेंगे? बीसी जोड़ने पर। और जब दोनों पक्षों में आप बीसी जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ गया आपके पास? ए बी और धन क्या आ गया? बीसी। और यहाँ पे पहले क्या था? बीसी, और यही हमने लगा जोड़ दिया बीसी। ठीक है, देखो ए बी था, पहले हमने धन करके बीसी जोड़ दिया, बीसी था, पहले हमने धन करके बीसी जोड़ दिया। ठीक है, यानी एक तरफ का हमारा आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक तरफ का आ गया ए बी धन क्या आ गया? बीसी, और बीसी बीसी कितने हो गए? ठीक ना, देखो बीसी बीसी वैसे 2BC हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक ना, क्यों नहीं लिखेंगे? रीजन उसको बताते हैं। बीसी हमारा किसके बराबर है? ए बी के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी और धन क्या लिखेंगे? बीसी। और ये तुम्हारे पास क्या कहां से लिख रहा है? समीकरण नंबर 1 से। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ए बी धन क्या है? बीसी। अच्छा, ए बी और बीसी, देखो ए से बी और ए से सी किसके टुकड़े होंगे? आप स्वयं सोचिए। अगर हम देखें, ए है, ये सी है, और ये वाला पॉइंट क्या है? बी, तो बीसी और यानी ए से बी और बी से सी किसके बराबर होगा? ए सी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए? ए सी। बताएंगे भी, चूंकि ए से बी और बी से सी किसका है? ए सी का भाग बनेगा। दोनों को अगर हम जोड़ दे तो किसके बराबर आ जाएगा? ए सी के बराबर आ जाएगा। ठीक, और यही चीज हमको क्या करना था? प्रूव करना था। प्रूफ। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक, कुल मिलाकर के, और ये शायद 3 अंक का आता भी है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना? एक आध बार आप लगाओगे बन जाएगा, नॉर्मल सा है। ठीक है, कोई ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर, ठीक ना, ये आपको सिद्ध करना है कि एक दिए हुए रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ये आपको प्रमाणित करना है कि एक आपके पास रेखाखंड दिया है और उस रेखाखंड का हम प्रयोग करते हैं, और रेखाखंड का प्रयोग करके हम एक समबाहु त्रिभुज क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों। एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें क्या होना चाहिए? सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं जब अपन हल करते हैं, हल क्या बोला? सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि माना
ए बी एक रेखाखंड है, सॉरी रेखाखंड है, ठीक। ए बी हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। तो चलो हम ए बी एक रेखाखंड भी बना देते हैं। ये लो, हमने क्या किया, ए बी एक रेखाखंड हमने बना लिया। अब ध्यान से सुनते जाना है मैं क्या बोल रहा हूं। हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए वाला पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी। आप चाहे राउंडर ले लेना, थोड़े से प्रकार ले लेना और पेंसिल बढ़िया दोनों की नोक बराबर करके फंसा के रख लेना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, सिद्ध करना है। अब आप ऐसा सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सिद्ध करना है, ध्यान से सुनिए। हम क्या करें, ए बी एक रेखाखंड मान लिए, जितने भी तुमको सेंटीमीटर का मानना होगा मान लेना, ठीक है। और एक नोक यहां रखना, देखो प्रकार का एक नोक यहां रखना और पेंसिल का नोक यहां रखना, और उसके बाद तुम ऊपर ऐसे ही क्या करना, चाप मारना। तो एक तरफ ये चाप मर जाएगा, ठीक है, मारा जाएगा। एक बार अपोजिट करना, इधर नोक रखना और इधर पेंसिल रखना, और जब घुमाओगे तो एक बार ये चाप मर जाएगा, ठीक है, यानी चाप आपने मार दिया, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को जहां पे आपने चाप मारा है, इस वाले पॉइंट को एक नाम दे देना कि भैया ये हमारा पॉइंट क्या है, सी है। और पटरी लेना, और पटरी लेने के बाद क्या करना, जब तुम इसको मिलाओगे ना, जैसे तुमने स्केल लिया और स्केल लेके ये वाले कटान बिंदु को और ये वाले कटान बिंदु को जब आप क्या कर दोगे, मिला दोगे, ठीक, ये। और फिर जब आप स्केल से मापोगे, ठीक है ना, तो जितनी लंबाई उसकी होगी उतनी लंबाई इसकी, और उतनी ही लंबाई क्या होगी, इसकी होगी, ठीक है। मतलब ए बी के बराबर ही क्या निकलेगा, ए सी निकलेगा, और क्या निकलेगा, बी सी निकलेगा। तो वे वस्तुएं, चिन्ह यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो यानी वे आपस में सब क्या हो जाती हैं, बराबर होती है। तो यूक्लिड का ग्रहित से ये क्या होगा, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जब तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब देखो हमने ये मान लिया, अब हल क्या किया हमने, ये तो किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, बिंदु ए को केंद्र, ठीक है, यानी ए बी के बराबर हमने क्या किया, यानी ए बी के बराबर बिंदु ए से ऊपर की ओर और ए बी के बराबर बिंदु बी से ऊपर की ओर चाप मारा, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। आप क्या बताओगे, ए बी के बराबर, ठीक, ऊपर की ओर ए बी के बराबर बिंदु ए से, कहां से, बिंदु ए से ऊपर की ओर, दोनों चीजें साथ में कंबाइन कर देता हूं मैं। ए बी के बराबर बिंदु ए से व बिंदु बी से ऊपर की ओर चाप मारा, ठीक। मैंने क्या बताया कि ए बी के बराबर क्या किया, बिंदु ए से और बिंदु बी से, दोनों लिख देते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी से ऊपर की ओर क्या किया, चाप मारा, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर क्या करते हैं, काटते हैं, ये हमने बता दिया। फिर हमने क्या किया, ए से सी व बी से सी को मिलाया, ए से सी व बिंदु बी से सी को मिलाया। अब आप एक बात बताइए, जब हम ए बी के बराबर ही चाप मारे हैं, ठीक है, ए बी के बराबर ही चाप मारे हैं, तो ए बी बराबर ए से ऊपर की ओर चाप मारे और ए बी बराबर बी से चाप मारे ऊपर की ओर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम चाप मार रहे हैं, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या होगा, बराबर ही होगी, दूरी बराबर होगी जहां पे कट रहे हैं, ठीक है। तो यूक्लिड के अपग्रहीत से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, आप बता सकते हो, यूक्लिड के अभिग्रहीत से वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं,
यूक्लिड का अपग्रहित क्या कहता है? यूक्लिड का अपग्रहित कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं परस्पर क्या होती हैं? बराबर। तो जब हमने ए बी के बराबर ए से ऊपर की ओर चाप मारा और ए बी के बराबर ए बी से चाप मारा तो मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो यूक्लिड के अपग्रहित से वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं परस्पर क्या होती हैं? बराबर। मतलब इसी के बराबर ये मार दिए, इसी के बराबर ये मार दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख देंगे, आता है ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब जब तीनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? आता है त्रिभुज एबीसी क्या है? ठीक है, इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये हमारे पास क्या बन गया? कंडीशंस। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ी सी आपको लगेगा क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मानते हैं माना प्रश्न क्या कहा था? प्रश्न का कहना ये था कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए रेखाखंड पर, तो मान लेते हैं माना ए बी एक रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है, मान लिए। अब ए बी रेखाखंड है तो अब हमारा काम है कि हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हम क्या करते हैं, देखो हमने बताया क्या कि ए बी के बराबर बिंदु ए से, ए बी के बराबर रेखाखंड जो था, तो ए बी के बराबर बिंदु ए से और बिंदु बी से ऊपर की ओर चाप मारा, तो ए बी के बराबर ऊपर की ओर और ए से और बी पर बी से भी हम क्या किए? ऊपर की ओर चाप मार दिए। मतलब एक बार नोक यहाँ रखना है और पेंसिल का नोक यहाँ पे रखना है, ऊपर की ओर घुमा देना, फिर यहाँ पे रखना है, अपोजिट करना है और यहाँ पे पेंसिल का नोक घुमाओ तो कट जाएगा, जहां पे कटेगा वहां पे बिंदु सी नाम दे देना। और जब मिला दोगे ना तो ये तीनों आपस में मापोगे तो बराबर ही निकल के आएंगे। तो मैंने बताया कि ए बी के बराबर बिंदु ए से और बिंदु बी से ऊपर की ओर चाप मारा, ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं, ठीक है। फिर बिंदु देखो ए से सी व बिंदु बी से सी को मिलाया, ठीक ना, ये हमने क्या कर दिया? मिलाने का काम किया, ठीक। तो जब हम मिला देते हैं तो यूक्लिड के अपग्रहित से क्या है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर ये मार रहे हैं, इसके बराबर ये मार रहे हैं, तो ये सब बराबर ही होंगे। तो यूक्लिड की कौन सी अपग्रहित? यूक्लिड के अपग्रहित से वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु क्या होती हैं? बराबर होती हैं, परस्पर क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए भी बराबर जब मार रहे हैं तो मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये प्रमाणित तुम्हारे पास ऐसे ही करना है, ठीक है। पेपर में आ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान होना चाहिए, 3 में 2 में किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से बनना चाहिए। सत्य सत्य में चलते हैं, ठीक है। सत्य सत्य का केस देखिए थोड़ी से। 5.1 क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य के कथन बताना है और अपने कारण का भी उत्तर देना है, ठीक है। मतलब आपको कारण भी बताना है कि क्यों असत्य है और क्यों सत्य है, रीजन सहित देना है। क्या बोला है? एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य है, ठीक है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, असत्य है ये, ठीक ना, इसीलिए मैंने क्रॉस किया, ठीक है। क्यों असत्य है? क्योंकि एक बिंदु से पता है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी भी दिशा में, चारों दिशाओं में अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं चारों दिशाओं में, ठीक है। तो पहला केस क्या हुआ? असत्य है, ठीक है। बोल रहा है कि एक बिंदु से केवल, देखो एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, गलत, ठीक है, असत्य है। क्योंकि एक रेखा से सभी दिशाओं में, यही लिखना है। आप क्या लिखोगे कि कैसे स्टेटमेंट रहेगा? नंबर 1 का असत्य है, ठीक है, कॉमा, क्योंकि एक बिंदु से होकर सभी दिशाओं में अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये इसका रीजन बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदु मतलब एक भिन्न ये है, एक भिन्न बिंदु ये है, इससे तो एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये भी वाला भी केस क्या है? असत्य। क्या लिखोगे आप? असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मतलब केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक से ज्यादा हम नहीं खींच सकते। तो आपको सिर्फ इतना बताना है, असंख्य कैसे खींच सकते हो आप? दो बिंदु से बताओ कैसे असंख्य रेखाएं जा सकती है? एक ही बार मिलाएंगे तो एक ही रेखा जाएगी ना, ठीक। तो आप बताएंगे असत्य है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये रीजन है इसका। फिर क्या बोला है? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। एक शांत रेखा जो है, जैसे ये शांत रेखा है, इसको मैं निश्चित रूप से आगे की ओर क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला? यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सही है कि अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सत्य है, क्योंकि उनका क्षेत्रफल जितना होगा, उनकी यानी पहले का क्षेत्रफल जितना होगा दूसरे क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, और पहले की त्रिज्या जितनी होगी उतनी दूसरी त्रिज्या होगी। बिल्कुल सत्य है। तो आप बताओगे रीजन क्या लिखोगे? सत्य है, क्योंकि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है।
आकृति 5.9, ये 5.9 में ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर है। देखो ए बी जो है मतलब ये वाला भाग जो है, अगर हम बात करें ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी ये वाला इसके बराबर होगा, होगा, क्यों होगा? यूक्लिड का गणित तो कह रहा था कि यदि एक ही वस्तु के बराबर है, देखो यदि हमने कहा कि ये इसके बराबर फिर ये इसके बराबर है, तो ये वस्तु ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, ठीक ना, सत्य है। क्योंकि ठीक ना, यूक्लिड के अपग्रहित से क्या है कि एक ही वस्तु के बराबर, यानी वे वस्तुएं जो परस्पर, यानी वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं, परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यही तो रीजन है इसका, समझ गए? तो यहां तक का, बाकी देखेंगे फिर अपन नेक्स्ट डे, ठीक है।